Assalamu alaikum. Hello students. Welcome to another lecture. Our topic is shielding effect or screening effect in atoms. Our today's learning goals are define shielding and screening effect, explain effective nuclear charge, understand orbital penetration, apply Slaughter's rule to calculate effective nuclear charge, periodic trends, prediction using shielding, and then we will solve worked examples step by step. First, I'm going to define screening versus shielding, terminology and definition. What is shielding or screening? Electron repulsion that reduces the effective pull of the nucleus on an outer electron. Inner electrons shield or screen valence electrons from the full positive charge of the nucleus. Key notation that we will use: Z is equal to atomic number, that is number of protons. Sigma defines screening constant or shielding effect, and effective nuclear charge will be ZeFF. Important distinction is shielding refers to the blocking effect by other electrons, while penetration refers to how close an orbital gets to the nucleus. We will explore penetration in detail shortly. Now in Urdu, अगर हम स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफ़ेक्ट को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन जो न्यूक्लियर चार्ज को वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन को कम करती है, उसे हम शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज का इफ़ेक्ट होता है उसे शील्ड कर देते हैं, स्क्रीन कर देते हैं या छुपा देते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी हम टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करेंगे, तो Z हमें पता है ये एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एटम में प्रोटॉन्स की तादाद। और उसके बाद हम सिग्मा यूज़ करेंगे जिसे हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं, और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ZeFF अगर हम उसे कैलकुलेट करना चाहें तो उसका फार्मूला होता है एटॉमिक नंबर में से स्क्रीनिंग कांस्टेंट को माइनस करना। शील्डिंग की बात करें तो शील्डिंग का मतलब है रुकावट पैदा करना, जो कि इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में रुकावट पैदा करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। और पेनिट्रेशन का मतलब है कि कोई भी ऑर्बिटल जो है वो किस कदर न्यूक्लियस के करीब जा सकता है। पेनिट्रेशन के बारे में हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज that represented by ZeFF. Effective nuclear charge is equal to atomic number minus shielding constant. Effective nuclear charge depends on which electrons, shell and subshell you consider. Each electron experiences a different effective nuclear charge based on its position. Across period, effective nuclear charge generally increases, shielding nearly constant, atomic number rises. Down a group, effective nuclear charge for valence electron decreases. More inner electrons will shield more valence shells. नाउ इन उर्दू, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में अगर हम जानना चाहें तो जैसा कि पहले बात हो चुकी है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होता है। एटॉमिक नंबर में से शील्डिंग कांस्टेंट को हम माइनस कर देते हैं, तो इस तरह हम आसानी से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि हम एक एटम में कौन से इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उस पर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, और अगर वो कौन से शेल में है और कौन से सब शेल में है। हर इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम में, उसके ऊपर मुख्तलिफ इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होता है, और ये डिपेंड करता है कि वो अपने शेल में किस पोजीशन पे है।
अगर हम पीरियड में इसके ट्रेंड की बात करें तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आम तौर पर बढ़ रहा होता है। उसकी वजह क्या है कि एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। और अगर हम ग्रुप में बात करें तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो रहा होता है। डाउन अ ग्रुप इसकी वैल्यू कम हो रही होती है, क्योंकि एटॉमिक साइज़ बढ़ने के साथ साथ जो है वो शेल्स का इजाफा होता जाता है, एटम का साइज़ बढ़ता जाता है। और जितना शील्डिंग जो है, या उसे हम कह सकते हैं कि ब्लॉकिंग जो है वो ज़्यादा होती जाती है। ज़्यादा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत मज़बूती के साथ न्यूक्लियस ने बांध के रखे हुए हैं अपनी तरफ। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्क्रीनिंग कांस्टेंट, सिग्मा एंड पार्शियल शील्डिंग. Sigma is sum of shielding from all other electrons. Inner shell electrons shield strongly, contribute 1.0 each. Same shell electrons shield partially, contribute 0.35 each. Outer shell electrons shield negligibly, contribute 0.0. For the same principal shell, S greater than P greater than D greater than F in shielding effectiveness. Sigma is not directly measured. We estimate it using methods like Slaughter's rule. And a thing to remember is electrons closer to the nucleus shield outer electrons more effectively. Now in Urdu, स्क्रीनिंग कांस्टेंट जिसे हम सिग्मा भी कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा शील्ड करते हैं और उनकी वैल्यू या उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 1.0 होती है। अब इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? आपको पता है कि न्यूक्लियस के करीब में जो सब शेल या हम शेल कह लें वो होता है 1s। ठीक है, आपने पढ़ी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस के करीब में जो होता है वो 1s होता है, तो वो कंट्रीब्यूट करता है 1.0 ईच। सेम शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्शली शील्ड करते हैं और उनकी वैल्यू होती है 0.35 ईच। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहें कि सेम शेल में अब एस सब शेल भी है और पी भी है, और अगर हम सेकंड पे बात करें जिसे हम 2s एंड 2p कहते हैं, तो वो इक्वली शील्ड करेंगे, यानी कि पार्शली शील्ड करेंगे, वो कंट्रीब्यूशन उनकी होगी 0.35। और अगर हम आउटर शेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो बहुत निगलिजिबल अमाउंट में शील्ड करते हैं और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 0.0 होती है। प्रिंसिपल शेल की अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हम देखते हैं कि S ग्रेटर देन P, उसके बाद D और उसके बाद F। और सिग्मा या स्क्रीनिंग कांस्टेंट को मेजर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए हम स्लॉटर रूल अप्लाई करते हैं। आगे हम इसे भी डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट पेनिट्रेशन। And what is penetration? Penetration refers to the probability density of an orbital near the nucleus. It describes how close an electron can get to the positive charge. Higher penetration means electron experience higher effective nuclear charge, less shielded from nuclear charge. Penetration order for the same principal quantum number n is S greater than P, then D, and then F. S electrons penetrate closest to the nucleus and are held most tightly. F electrons stay farther out and experience more shielding. In lithium, the 2s orbital penetrates closer to the nucleus than the 2p orbital, so a 2s electron feels higher effective nuclear charge and is more stable. And what is penetration hierarchy? For the same principal quantum number n, S with highest penetration, P have good penetration, D moderate penetration, and F have lowest penetration. S orbital experience highest effective nuclear charge and is more stable, while F orbitals experience lowest effective nuclear charge and are least stable. Now in Urdu, पेनिट्रेशन क्या है? पेनिट्रेशन डिस्क्राइब करती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक एटम में न्यूक्लियस के किस कदर करीब जा सकता है। जो हमारे पास हायर पेनिट्रेशन है उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, यानी कि
न्यूक्लियस जो है उसे ज़्यादा मजबूती से अपनी तरफ बांध के रखे हुए है। और एक ही शेल के पेनिट्रेशन ऑर्डर की बात करें तो आपको पता है शेल में सब शेल कितने होते हैं, 4, S, P, D और F। और उनकी जो पेनिट्रेशन का ऑर्डर है या पेनिट्रेशन की जो हिरारी है वो क्या है कि S की हाईएस्ट पेनिट्रेशन होती है, उसके बाद P, उसके बाद D और उसके बाद F की सबसे कम पेनिट्रेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिथियम की अगर हम बात करें तो 2s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है बनिस्बत के 2p ऑर्बिटल के। तो 2s के ऊपर जो है वो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, और न्यूक्लियस चूँकि उसे अपनी तरफ बांध के रखे हुए है तो इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होगा। Now we will talk about who shields best. Orbital contribution. Shielding effectiveness of electrons depends on their orbital type. The order from most to least effective is, as mentioned earlier, S, then P, then D, and then F for shielding other electrons. S electrons shield most effectively due to their spherical shape and high penetration. D and F electrons are poor shielders of outer S and P electrons. Consequences: in heavier atoms and transition metals, incomplete D and F shielding creates unusual trends. When we talk about real world examples, gallium versus aluminium. Gallium is slightly smaller than aluminium despite being lower in the group because gallium has filled 3d orbital that shields poorly, leading to the highest effective nuclear charge. And another example is lanthanoid contraction. The 4f electron in lanthanoids shield poorly, causing atomic radii to decrease across the series. This makes elements after the lanthanoids like hafnium unusually small. Now in Urdu, शील्ड ज़्यादा अच्छा कौन करता है, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पेनिट्रेशन हरारी की बात करें तो S, P, D और उसके बाद F, यानी कि S और S सबशेल जो है वो ज़्यादा अच्छा शील्ड करता है। उसकी वजह क्या है, एक तो वो स्फेरिकल शेप है, दूसरा वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब है और उसकी पेनिट्रेशन भी हाई है। D और F इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत कम शील्ड करते हैं आउटर S एंड P इलेक्ट्रॉन्स को, और इसके नतीजे में अगर हम बात करें और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की तो हैवियर एटम्स या ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं उनके पास नामुकम्मल डी और एफ सबशेल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो एनॉमलीज़ या अनयूजुअल ट्रेंड्स को शो करती हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में गैलियम और एलुमिनियम की बात करें तो गैलियम जो है वो एलुमिनियम की निस्बत साइज़ में थोड़ा छोटा है। बेशक एलुमिनियम जो है वो ग्रुप में नीचे की तरफ प्रेजेंट है क्योंकि गैलियम के पास 3d ऑर्बिटल्स हैं जो कि फील्ड हैं और पुअरली शील्डेड हैं, जिसकी वजह से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। और इसी तरह लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन की बात करें तो 4f इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत पुअरली शील्ड हैं और जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई जो है वो सीरीज़ में डिक्रीज़ हो जाता है और एलिमेंट्स जो लैंथेनॉइड में आता है इसके बाद होफनियम वो गैर मामूली तौर पर छोटा होता है। Now let's talk about periodic trends in shielding. Across period from left to right, core shielding changes very little because electrons are added to the same shell. However, atomic number increases by +1 each time. As a result, effective nuclear charge increases across period, stronger nuclear pull on valence electron. And then down a group from top to bottom, shielding increases significantly because more inner shells are added. Each new shell provides substantial shielding for outer electrons. Outer electrons feels a weaker effective nuclear charge, lower effective nuclear charge for valence electrons. Net effect is going down a group, shielding dominates over increased atomic number, so valence electrons are held less tightly. Now in Urdu, shielding इफ़ेक्ट का पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। अगर हम पीरियड की बात करें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाएं बाएं से दाएं की तरफ, तो शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। हाँ, एटॉमिक नंबर जो है वो +1 ज़रूर इंक्रीज़ कर रहा होता है
हर बढ़ते एटम के साथ। और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है क्रॉस अ पीरियड। अगर हम ग्रुप में बात करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा होता है, क्योंकि एटम का साइज़ बड़ा होता है, ज़्यादा शेल्स जो हैं वो अंदर ऐड हो रहे होते हैं, और जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम होता है। Now let's talk about how shielding shapes atomic properties. Atomic radius. More shielding, lower effective nuclear charge, larger atomic radius, valence electrons feel weaker nuclear pull and occupy large orbitals. एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो जितनी ज़्यादा शील्डिंग होगी उतना कम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, एटॉमिक रेडियस उतना बड़ा होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है या न्यूक्लियर पुल जो है वो कमज़ोर होगी और वो लार्जर ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेंगे। अक्रॉस पीरियड इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है और जो एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है, यानी कि रेडियस जो है वो डिक्रीज़ करता है। डाउन ग्रुप शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ करता है और रेडियस जो है वो इंक्रीज़ करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो जितनी ज़्यादा शील्डिंग होगी उतनी ही कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड लेस टाइटली एंड ईजियर टू remove. Across period, effective nuclear charge increases, ionization energy increases, and electrons are harder to remove. And when we move down a group, shielding effect increases, ionization energy decreases, and electrons are easier to remove. And next is electronegativisty. More shielding, lower electronegativisty, weaker ability to attract bonded electrons. Across period, effective nuclear charge increases, electronegativisty also increases, and when we move down a group, shielding increases, electronegativisty decreases. Now let's have quick overview of Slaughter's rule. As we talked earlier, Slaughter rule provides a systematic way to estimate the screening constant, which is sigma, and calculate effective nuclear charge for any electron in an atom. And there are few steps. Step 1 is electron grouping. Group electrons by shell and subshell according to scheme, and which is 1s, then 2s, 2p, and then 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, and so on. And step 2 is for ns or np electron being shielded, same group ns and p, each other electron contribute 0.35 to sigma, except 1s which uses 0.30. N minus 1 shell, each electron contributes 0.85 to sigma. N minus 2 or lower, each electron contributes 1.00 to sigma. Step 2, for ND or NF electrons being shielded, same group, each other electron contributes 0.35 to sigma. All electrons to the left lower shells each contribute 1.00 to sigma. Electrons to the right contribute 0.00, no shielding. And then step 3, apply formula, calculates effective nuclear charge, which is equal to atomic number minus screening constant. Worked mini example, calculate effective nuclear charge for a 3s electron in magnesium that have atomic number 12. First of all, we will write its configuration, which is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and then we will group these configuration according to its shell, 1s2, and then we will group 2s2, 2p6 because they have equal n number, and then 3s2. For one 3s electron, same group 3s as we talked earlier, one other electron multiply 0.35 which is equal to 0.35. For n minus 1 shell, which is 2s2, 2p6 in case of magnesium, and these have 8 electrons which we will multiply with 0.85 is equal to 6.80. For n minus 2 shell, which is 1s2
In case of magnesium, 2 electrons in S subshell, we will multiply it by 1.00 is equal to 0.00, and then we will calculate screening constant, which is 9.15, and after that we will apply formula, that is effective nuclear charge is equal to atomic number minus screening constant. In this case we will get 2.85 answer. नाउ इन उर्दू स्लॉटर रूल क्या है, उसके एक क्विक ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ग्रुपिंग करते हैं, उसके बाद एक रेफरेंस टेबल दिया गया है जिसमें इसकी प्राइसेस मेंशन है, सॉरी प्राइसेस नहीं, इनके नंबर मेंशन है, उसे हम अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेंगे। और स्टेप 3 में हम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर उन्होंने बताया है सेम ग्रुप होगा तो उसके लिए हम उसे 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। n-1 शेल में हम जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, और n-2 के लिए जो है वो हम उन्हें 1.00 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर डी और एफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं सेम ग्रुप में, हम उसे 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जितने बचेंगे या लोअर शेल्स को हम 1.0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह आपके पास आराम से आप इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव वर्कड एग्जाम्पल, दैट इज़ इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर सोडियम। नाउ प्लीज़ सी हाउ I have calculated 3s electron effective nuclear charge. Now let's talk about common misconceptions and exam tips. Misconception number 1, shielding is equal to penetration, and it's wrong. Shielding and penetrations are the same thing. And what is correct answer? Shielding reduces nuclear pull, electron repulsion, while penetration increases exposure to nucleus. एक मिसकंसेप्शन क्या है कि शील्डिंग और पेनिट्रेशन जो है वो एक ही चीज़ है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शील्डिंग जो है वो न्यूक्लियर पुल को कम करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, और पेनिट्रेशन जो है वो न्यूक्लियस का एक्सपोजर ज़्यादा करती है। नंबर 2 misconception is 1 effective nuclear charge per element. Wrong. Sodium has 1 effective nuclear charge value. Effective nuclear charge value depends on which electrons you are considering. A 1s electron in sodium feels higher effective nuclear charge than a 3s electron. एक और मिसकंसेप्शन क्या है कि किसी भी एलिमेंट की एक ही इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू होती है, हालांकि ऐसा नहीं है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हर इलेक्ट्रॉन की मुख्तलिफ होती है, और ये डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन उस एटम में उसकी पोजीशन क्या है, उसका शेल कौन सा है, उसका सब शेल कौन सा है। थर्ड मिसकंसेप्शन इज़ ऑल ऑर्बिटल्स शील्ड इक्वली, एंड दिस इज़ रॉन्ग. Orbitals does not shields equally, and there is a hierarchy that I stated earlier: S, then P, then D, and then F. This is the order. D and F electrons are poor shielders, causing anomalies like gallium being smaller than aluminium. And another anomaly which you have to remember very carefully, what are D and F shielding anomalies? D and F electrons shield outer sp electrons poor. This causes lanthanoid contractions and unexpected size property trends in transition metals and heavier elements. Now here is a quick quiz plus key takeaways. To test your understanding, kindly understand these questions, and you can ask in comment section if you don't understand anything. And here are key takeaways. To wrap up, first I have stated what is shielding effect, then we talked about penetration orders, after that we talked about shielding effectiveness across period trends down a group, and then Slaughter's rule. This is all for today's lecture. Thank you for listening to this, and